नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एपेक्स करियर मेकर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनवरी का महीना है और जनवरी के महीने में भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाता है जो 26 जनवरी को भारत का रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज मैंने पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 25 जनवरी 2026 को एक इंफॉर्मेशन बुकलेट जारी किया गया था और एक ऑल इंडिया रेडियो की एक ट्विटर हैंडल से एक इंफॉर्मेशन जारी किया गया था। मैं इन दो इंफॉर्मेशंस का उपयोग करके कोशिश करूंगा कि 26 जनवरी के आसपास से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए, सबसे पहला तो आपको ये यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो बनेगा, सबसे पहले ये रिपब्लिक डे है और इसका थीम है द मेकिंग ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। इसका थीम, हालांकि थीम जो लिया गया था वो था वंदे मातरम, वंदे मातरम 150 ईयर्स। ठीक है, इस साल के जो गणतंत्र दिवस का जो थीम था, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए थे, उसको लेकर हुआ था। ये पूरी की पूरी जो परेड है वो कहाँ पर होती है? तो न्यू दिल्ली में होती है, कर्तव्य पथ पर होती है, कर्तव्य पथ। और इसमें अलग अलग राज्यों से जो झांकियां होती हैं वो शामिल होती हैं। ठीक है, उनसे भी कितनी दफा सवाल पूछ लेता है, लेकिन सामान्यतः सभी राज्यों के उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो दो तीन बातें हो गई। सबसे पहला, इस वर्ष का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या है? वंदे मातरम के 150 वर्ष। और साथ ही साथ ये कहाँ हुआ? तो कर्तव्य पथ पर। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड की ओर, वहां से देखते हैं क्या क्या यहाँ पर सवाल है। सवाल पूछा जा सकता है कि हमारा जो रिपब्लिक डे था वो कौन से क्रम का था? तो ये 77वां रिपब्लिक डे था। जैसा कि मैंने बताया, 150 साल, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, ये थीम है, ये थीम है। तो ये कितनी दफा आ सकता है, मैं ऐसा दावे के साथ तो नहीं कर सकता, लेकिन ये हो सकता है कि 2026 की किसी परीक्षा में आप अप्रैल में बैठने जा रहे हो, मई में बैठने जा रहे हो, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। इसके साथ यहाँ के हर एक परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष रिपब्लिक डे पर कोई ना कोई चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। तो इस साल, यानी जो रिपब्लिक डे की जो परेड हुई थी 2026 में, उसके जो चीफ गेस्ट हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, ये इस वर्ष के चीफ हैं। और संभवतः ये हाल फिलहाल में होने वाली, शायद ये पहली दफा है कि कोई दो व्यक्तियों को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। दिस ईयर्स परेड विल आल्सो फीचर अ बैटल एरे formed by the Indian Army the first time, alongside traditional marching contingents and service projects. ठीक है, इसमें कुल 30 झांकियां जो कि अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटोरी से लिया गया था। इनकी जो सबकी थीम थी वो थी स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम एंड समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। देखिए, 77वीं रिपब्लिक डे, 150 साल वंदे मातरम के, जो अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटोरीज की जो झांकियां थी, उनका थीम था स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम एंड समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत, जिसमें 2500 से ज्यादा आर्टिस्ट और 10,000 से ज्यादा जो थे वो स्पेशल गेस्ट से, तो अलग अलग राज्यों से मंत्रिमंडल, ये सभी यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, इसके साथ साथ वंदे मातरम पर एन ऐसे कंपटीशन ऑन स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, अ पेंटिंग कंटेंस समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत,
सिंगिंग कंपटीशन वंदे मातरम। अभी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की वंदे मातरम गीत गा रही है और उसकी उसकी गायन शैली को लता मंगेशकर के नजदीक तक माना जाता है, लेकिन मैं मान सकता हूँ कि ये गीत इतनी मधुर है कि लोग इसके नजदीक पहुंचते हैं, गाते हैं, लेकिन लता मंगेशकर जैसी तो मुश्किल ही है कहना। ठीक है, चलते हैं। तो इस स्लाइड से दो तीन बातें। चीफ गेस्ट 77वां रिपब्लिक डे, 150 साल वंदे मातरम के, और साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की जो टेबलेट्स हैं या झांकियां हैं, उनका थीम क्या था? स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत। इतनी सारी चीजें इस स्लाइड में, जो मुझे लगा न्यूज के लिए आपके क्वेश्चंस के रूप में आ सकता है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड कहता है, जो हमें ये यहाँ से कुछ निकालना चाहिए कि ये जो एक यात्रा है 26 जनवरी 1950 में जो हमारा देश गणतंत्र दिवस बना, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। 26 जनवरी फ्रॉम पूर्ण स्वराज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसी हुई? तो 26 जनवरी 1930 को कॉल फॉर पूर्ण स्वराज। आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन चुका था, लेकिन फिर भी हमने 26 जनवरी का इंतजार क्यों किया? तो इसके पीछे का कारण था कि भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को जरूर हो गया था, लेकिन हम अपनी आजादी जो है वो पूर्ण स्वराज के रूप में 26 जनवरी 1930 से ही मना रहे थे। तो इसको एक सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, जिसे पूर्ण स्वराज दिवस हम लोग आजादी के समय मना रहे थे। संविधान बनने की जो प्रक्रिया थी उसमें 9 दिसंबर 1946, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बननी शुरू होती है, और ये वह दिन होती है जिस दिन संविधान सभा बैठता है और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 11 दिसंबर 11 दिसंबर 11 दिसंबर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो इसके परमानेंट अध्यक्ष बनते हैं, और उसके बाद पूरी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है वो समय लगता है, और उतने दिनों में हमारा संविधान बनता है। देखिएगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड इट हेल्ड 11 सेशंस, 11 सत्र हुए, स्प्रेड ओवर 165 days with 114 days devoted to detailed discussion of the draft constitution। 11 सत्र, यानी जो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो लागू हुआ, उसमें 11 सत्र हुए, 165 दिन लगे, 114 दिन जिसमें लगातार बहस हुआ, है ना। इसमें जो शामिल लोग थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थे, जो अलग अलग तरीके से भारत के संविधान के निर्माण में सहयोग दे रहे थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने क्या किया? स्वतंत्रता प्राप्त की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, और जिसे हम लोगों ने 26 नवंबर को तैयार हुआ, लेकिन जिसे हमने 26 जनवरी 1950 को हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। ठीक है, ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है, जो 13 दिसंबर, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रस्तावना, ये प्रस्तावना जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को इसे पढ़ा गया था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। क्वेश्चंस इसी तरीके की इंफॉर्मेशन से आते हैं। आपको मैं बताऊं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करने का जो लाइन था वो हमारा संविधान का प्रस्तावना था, और इस प्रस्तावना, इस प्रियम्बल को भी एक बार अमेंड किया गया था, और वो था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, ये दो शब्द जोड़े गए थे। ठीक है,
socialist and secular were added, thereby making India sovereign, socialist and secular democratic republic. ठीक है, तो ये जो था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रीएम्बल में ये एडिशन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अलग अलग दृश्य हैं जो झांकियों के हैं, उस समय दिखाए गए। एक सवाल और पूछा गया था, यूपीएससी के सीएपीएफ में एग्जाम था, 26 जनवरी तो न्यूज में रहता ही रहता है, लेकिन एक और जो 26 जनवरी की जो परेड होती है उससे जुड़ा हुआ ही एक और डेट है, यहां पर आप देखते होंगे, और वो डेट है जनवरी 29। दिस इज कॉल्ड द बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। ये पूछता है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी कब मनाया जाता है, यानी जो वो पूरी जो गाने बजाने या जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर्मी की रहती है वो एक यहाँ पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी मनाती है, जो विजय चौक पर रहता है, मार्किंग द फॉर्मर क्लोज ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। बीटिंग रिट्रीट मार्क्स सेंटर्स old military tradition when the troops ceased fighting, settled their arms and withdrew from the battlefield and returned to the camps at sunset at the sounding of the retreat। कुल मिलाकर बीटिंग द रिट्रीट जो है वो ऑफिशियली घोषणा है कि अब गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो संपन्न हुआ। तो जो हम लोगों ने मोटा मोटी बातें यहाँ पर गणतंत्र दिवस को लेकर देखा, उसमें यह देखा कि 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, गणतंत्र बनने की सफर पर हमने बात की, साथ ही साथ हमने इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जो संविधान निर्माण से संबंधित थे और आगे जाकर 1976 में जो प्रस्तावना में बदलाव हुआ था उस पर चर्चा की। लेकिन एक जो थीम है इस साल का, यानी 2026 के गणतंत्र दिवस का जो थीम था वंदे मातरम के 150 वर्ष, उस थीम पर थोड़ी एक चर्चा कर लेते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो थीम है वंदे मातरम। देखते हैं वंदे मातरम पर क्या मामला बनता है। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, या कहीं कहीं पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखता है। ये एक उपन्यास थी आनंद मठ, जो सन्यासी विद्रोह के साथ शुरू हुई थी बंगाल में। ये गीत पार्टिकुलरली 1875 में लिखी गई थी, लेकिन 1882 में आनंद मठ नामक उपन्यास जो बंगाली भाषा में था, जिसका अधिकतम हिस्सा बंगाली में लिखा गया था, लेकिन जो ये वंदे मातरम है, यह वंदे मातरम संस्कृत में लिखा गया था। इससे जुड़े हुए और फैक्ट को समझें। ये 7 नवंबर 1875, कितनी दफा हम 1875 बोलते हैं लेकिन स्पेसिफिक डेट नहीं ध्यान में रखते हैं, ध्यान में रखिए, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 1882 में आनंद मठ प्रकाशित हुई थी। वंदे मातरम का अर्थ है मां तुम्हें प्रणाम करता हूं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे सबसे पहले किसने गाया था? 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। आपको मैं बताऊं कि करजन ने 1905 ईस्वी में बंगाल को विभाजित किया था। तो ये बंग भंग आंदोलन के साथ एक आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन का ये एक तरीके से एंथम हो गया था, ठीक है, और लोगों को प्रेरित किया था एकता का भाव जगाने के लिए। स्वतंत्र भारत में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। गीत के पहले 2 पद को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। गीत की भाषा संस्कृत और बांग्ला दोनों मिली हुई है। यह गीत भारतीय युवाओं में देशभक्ति और त्याग की भावना जगाने वाला प्रतीक बन गया। इस गीत की पंक्तियां सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम भारत की प्राकृतिक समृद्धि का वर्णन करती है। वंदे मातरम ने भारत के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पुनर्जागरण में गहरा प्रभाव डाला। आज भी यह भारत की एकता, देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। तो अभी जो मैंने आपसे चर्चा किया, 26 जनवरी 1950 में यह संविधान अपनाया गया। आज 2026, 26 जनवरी 2026 जो 77वां गणतंत्र दिवस है, वो वंदे मातरम के 150 वर्ष के थीम के साथ मनाया गया। और इससे संबंधित जो कुछ फैक्ट्स थे, जो प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के बुलेटिन में और ऑल इंडिया रेडियो
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो की बुलेटिन में जारी किया गया था। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, अभी न्यूज़ में है, आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।